इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी की हाईकमान ने यूपी में डेरा जमाया है। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार लगातार प्रवास कर चुनावी रणनीति की था ले रहे हैं। पहले गोरखपुर और फिर आज कानपुर। नड्डा के लगातार दौरों से विपक्षी खेमों में जरूर खलबली मच रही होगी, लेकिन पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बीजेपी नेताओं का दौरा लगातार जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद बूथ के अध्यक्षों से मिलना, उनसे बात करना, उन्हें चुनावी मंत्र देना, उनके भीतर एक नया जोश पैदा करना। और वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं। तो 25 नवंबर को पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ दौरे और अरबों का शिलान्यास विपक्षियों को कितना पच रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले वक्त में बीजेपी की ये सक्रियता विपक्ष के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो कैसे संभालेंगे विपक्ष की नाव और किस तरह से प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष मोर्चाबंदी कर रहे हैं, किस तरह से योजनाओं का लाभ लगातार दे रहे हैं और जिस तरह से कोने कोने की थाली जा रही है, कोने कोने का दौरा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरा ये समझ में आ रहा है कि विपक्षी पार्टी को मात देने की कोशिश यहां से की जा रही है। चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार दौरे कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने की बात हो या सत्ता में कोई भी काम हो, हर एक काम पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। और लगातार कोशिश की जा रही है हर एक दौरे में हर एक चीज को खास बनाया जाए, हर एक चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए। खासतौर से आपको बता दें, जिस तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, उन योजनाओं से ये समझने की कोशिश की जा सकती है कि कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी और आने वाले 2022 के रण में ये दोहराना चाहती है दोबारा किस तरह से सरकार आई है। कैसे संभालेगी विपक्ष की नाव। यूपी को बीजेपी की ताबड़तोड़ सौगातें लगातार दी जा रही हैं। यूपी में नड्डा का दाव है, कानपुर दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। तो लगातार दौरे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये खास दौरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से चुनाव करीब है, उस पर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। और मिशन यूपी सांसदों को लगातार साधने की कोशिश, विधायकों को लगातार साधने की कोशिश इसके जरिए से की जा रही है। और लगातार जेपी नड्डा का जो दौरा है वो बेहद खास है, बेहद अहम है, और इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें। वो भी लगातार दौरे करके वोटों को साधने की कोशिश और सरकार को वापस लाने की कोशिश यहां कर रहे हैं। तो नड्डा का ये बेहद खास दौरा, कानपुर का ये दौरा है उनका, और इस दौरे के दौरान वो कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। संगठन को मजबूत करने के लिए उनके साथ लगातार स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगे हुए हैं, और सत्ता और संगठन साथ मिलकर वापसी की तैयारी कर रही है। यानी 2022 को रण की साधने की कोशिश यहां से की जा रही है। और इस रण में जिस तरह से लगातार मिशन यूपी में जो कड़वाहट है उसको खत्म किया जा रहा है, कहीं कोई कमी है तो उसको पूरी तरह से दूर किया जा रहा है, कहीं कोई नाराजगी है तो उसको भी पूरी तरह से दूर किया जा रहा है, और पूरी तरह से अब मिशन 2022 में लग चुके हैं। तो मिशन 2022 का जो ये एम है, ये लक्ष्य है, इसको पाने की कोशिश हालांकि हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। जैनेंद्र अर्कवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत चूंकि लगातार राजनीतिक बात हो रही है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात हो रही है, ऐसे में जो दौरे हैं लगातार अब बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दौरे हैं वो लगातार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अब जेपी नड्डा
चाहे केंद्र के शीर्ष नेता हों, वो लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। चाहे अगर प्रदेश के नेताओं की बात करें हम, डिप्टी सीएम हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर स्वतंत्र देव सिंह हो, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और कोई कमी, कोई नाराजगी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए लगातार अब जो है 2022 की तरफ सबकी नजरें हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार रिपीट करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है और हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती हुई इस वक्त देखी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल शरद त्रिवेदी जी से ही लूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब दौरे बढ़ गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। हालांकि सभी पार्टियां कस चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो खुद यूपी के दौरे कर रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है 2022 को रण की पूरी साधने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं 2022 का चुनाव सर आप? चुनाव जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को हिस्सेदारी होती है, लेकिन उसकी वजह से विकास में उत्तर प्रदेश में कभी कोई ढील नहीं दी गई है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तकरीबन हर आपको नहीं लग रहा सर ये जो दौरे हैं ये 2022 के और करीब आते ही लगातार बढ़ गए हैं? नहीं, वो चुनाव में क्योंकि जनता से के सम्मुख जाना पड़ता है तो इसलिए उसमें जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये कि ये कार्य जो है वो निरंतर चल रहा है। बुंदेलखंड का विकास आपने देखा है, पूर्वांचल का विकास देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी है, 4 कमिश्नरी बनी है, 10 मेट्रो स्टेशन पे काम हो रहा है, 42 लाख मकान दिए गए हैं, 1.25 करोड़ के करीब बिजली के कनेक्शन है, गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 60 लाख गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये दिल्ली में जितनी दिल्ली की आबादी है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए गए हैं। तो ये विकास का की गाड़ी निरंतर चल रही है और खासतौर से उन क्षेत्रों में ज्यादा दिख रहा है जहां पे कि विकास कम हुआ है। जैसे बुंदेलखंड का को बिल्कुल ही सौतेला व्यवहार किया गया था पुरानी सरकारों में, और उन सरकारों में जहां के मुख्यमंत्री थे उनके चुनावी क्षेत्र का विकास ज्यादा होता था, बाकी जगहों की उपेक्षा की जाती थी। जैसे मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में और अखिलेश जी के कार्यकाल में सारा विकास सैफई में होता था। और वहां पे एक ऑडिट रिपोर्ट भी आई थी कि जिस एयरपोर्ट पे 2 हवाई जहाज नहीं कभी लैंड किए हैं, एक हवाई जहाज लैंड नहीं करता है, वहां पे 4 लेन एक्सप्रेसवे बना दिया गया। बहन जी के कार्यकाल में सारा विकास नोएडा और दादरी क्षेत्र में होता था। लेकिन जैसे आपने देखा कि योगी जी का जो चुनावी क्षेत्र गोरखपुर है, लेकिन विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ तक बना है, जिसको खुर्जा और बुलंदशहर भी डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ा भारत का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 5 अंतरराष्ट्रीय, सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं। और जो गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हर तरफ से विकास हुआ है। और ये सबसे खास चीज इस विकास में ये है कि उस समय हुआ है जब योगी जी को सिर्फ 2 वर्ष मिले थे काम करने के। 2 वर्ष तो टोटल वायरस में चले गए थे। तो उसके, और ये निरंतर काम चलता है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में क्योंकि लोगों के सम्मुख जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनको अपनी बातें उनके सामने रखनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन विकास का कार्य और मिलने का कार्य निरंतर चलता रहता है। तो बिल्कुल मिलने का कार्य लेकिन निरंतर चलता रहता है, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से और पार्टियां भी पूरे रण में नजर आ रही हैं, वोटों को साधने की कोशिश कर रही हैं, लगातार आपके नेता उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं फिलहाल मान लेते हैं। लेकिन हमारे साथ जैनेंद्र अर्कवर्षी भी है। जैनेंद्र जी, आप भी जिस तरह से समाजवादी के साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी का गठबंधन आपसे हो गया है और आप ये मान रहे हैं कि समाजवादी सरकार बना लेगी। अब जैसे दौरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कितना फर्क पड़ता है समाजवादी पर और आप पर? जी, अगर कुछ काम किया होता है तो काम के बारे में बताना पड़ता है, और काम नहीं किया है तो अब जो पिछली सरकारों के अधूरे कार्य रह गए थे, अधूरे इस वजह से रह गए थे कि पिछली सरकारों ने बहुत से काम पूरे कर दिए थे और कुछ कार्य जो शुरू हुए थे वो लंबी समयावधि की वजह से कुछ कुछ अधूरे रह गए थे। तो उन्हीं कार्यों को बस पूरा करके 4.5 साल के अंदर केवल शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। और अभी तक, जैसे अभी हमने देखा कि बांध का इन्होंने एक बुंदेलखंड में निर्माण करवाया और उसका उद्घाटन किया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या 2 है, वो है युवा बेरोजगार है और पानी की समस्या है।
वहां आज भी कई हजारों लाखों लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से दूर से पानी लेके आते हैं। पानी के लिए इन्होंने बुंदेलखंड में क्या किया, इन्होंने बुंदेलखंड के नाम पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश गिना दिया। इन्हें शायद पता ही नहीं है भाजपा के प्रवक्ता को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत डेवलप था बहुत पहले से। वहां ऐसा कुछ नहीं था कि डेवलप ना हो। इन्होंने बात की, मैं अगर पूछूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप सड़कें देख लीजिए आके, आज भी इनमें गड्ढा है। जो मेरठ रैपिड रेल एक्सप्रेसवे है, ठीक है। वो अभी तक इनकम्प्लीट है। इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का नाम लिया, शायद 594 किलोमीटर का है। उसमें से यही बता दें ये केवल कितना बन गया, 100 किलोमीटर बन गया क्या? अभी केवल जमीन एक्वायर होना शुरू हुई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, उसका क्या काम हुआ है, उसका कितने परसेंट काम पूरा हुआ है? परसेंट में ही बता दीजिए आप कितने परसेंट हुआ है। अब मैं आता हूं कि जवाब लेंगे जनेंद्र जी आपका। कपिश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए, सपा प्रवक्ता हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि जो जिन्नावादी हैं उनकी जो शक्लें हैं वो बेनकाब हो जाएंगी और हम 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे और उनको बेनकाब करेंगे। और उन्होंने ये एक और महत्वपूर्ण बात कही है इस दौरे के दौरान कि हम महात्मा गांधी और सरदार पटेल को याद करते हैं तो ये जिन्ना को याद करने लगते हैं जैसे चुनाव आते हैं। हैदर भाई, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और अपने देश के नेताओं को, अपने देश के स्वाभिमानी लोगों को, अपने देश के नागरिकों को ये कहते हैं कि वो जिन्नावादी हैं, तो ये पहले खुद ही तय कर लें कि जिन्ना को भारत की राजनीति में सेकुलर किसने बताया था। ये तो खुद ही बता लें कि आडवाणी साहब लेकर आए। लेकिन अभी तो अखिलेश यादव याद कर रहे हैं ना। नहीं, सुन तो अभी तो अखिलेश यादव का बता दीजिए सर आप। अरे हैदर साहब, हम बता तो रहे कि अगर कहीं कोई बात का जिक्र आता है तो जिक्र क्यों नहीं आएगा? वर्तमान चुनाव में तो अखिलेश यादव याद कर रहे हैं ना सर। हैदर साहब, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अतीत में मत जाइए, वर्तमान बता दीजिए पहले। पटेल साहब हो या हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हो या सावरकर साहब रहे हो, ये सब तो एक ही इंस्टीट्यूशन थे, सभी कांग्रेस में थे। आगे चल करके ये विभिन्न आगे चढ़े और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लड़ा है। अगर मैं आपको कोट करता हूं, आप आशीर्वादी लाल को पढ़ लें जिससे आईएएस पीसीएस लोग बनते हैं, उसमें भी भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया कि नहीं, एक प्राचीन और एक मध्यकालीन से लेके आधुनिक भारत। तो उसमें आप दो तरीके से देखेंगे। कपिश जी, बात मत घुमाइए, पहले जवाब दे दीजिए सर। इस वक्त अखिलेश यादव क्यों याद कर रहे हैं? इस वक्त जो उन्होंने कहा है अपने दौरे के दौरान, आप लोगों ने याद किया ना, तभी तो उन्होंने कहा कि जिन्नावादियों को बेनकाब करेंगे। महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, सरदार पटेल को हम याद करते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है समाजवादी जिन्ना को याद करने लगती है। आखिर क्यों? इन्होंने याद किया, और याद किया कहां? अखिलेश यादव के बयान का जवाब करके किया। और जिन्नावादी तो ये लोग हैं जो बिना किसी आमंत्रण के उतर जाते हैं पाकिस्तान में। कौन साल और लव लेटर लिखने के लिए मना करता था? वही आदमी बिना प्रोटोकॉल के उतरे कि नहीं उतरे? मुझे आप बताइए। वहां अडानी अंबानी को वहां पर बिजली सप्लाई की आप अखिलेश यादव के बयान का जवाब नहीं देंगे सर? क्यों नहीं देंगे? वही तो दे रहे हैं, वही तो जानना चाहते हैं हम। आखिर क्यों जिन्ना को याद कर रहे हो? क्यों? वो तो यही बता रहे हैं, क्यों महात्माओं से उनकी तुलना कर रहे हो? लेकर के लोग चले। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों महात्माओं से तुलना कर रहे हैं? भारत के इतिहास में आप कौन है सरदार पटेल से उनकी तुलना करने वाले? आप कौन है महात्मा गांधी से उनकी तुलना करने वाले? किसने तुलना किया हैदर भाई? अखिलेश यादव ने। सुनाइए, अखिलेश यादव ने एक साथ पढ़े हुए बता दिया। कैसे, कहां पढ़े हैं सर? नहीं, आपने फिर वही बात। एक ही इंस्टीट्यूशन से लोग निकले हुए व्यक्ति हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? कांग्रेस के अंदर तमाम लोग आए और तमाम लोगों ने संघर्ष किया स्वतंत्रता की लड़ाई में। उस समय कांग्रेस ही एक संस्था थी। एक इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं तो सब महान हो जाएंगे, हमारे देश के लिए सब महान हो जाएंगे। हिंदू महासभा, ये तो महात्मा गांधी अगर बैरिस्टर पढ़े थे या यूएस पढ़े थे तो उससे सब महान हो जाएंगे उनके साथ पढ़े हुए लोग हमारे लिए। गांधी के हत्यारों को पोषण करने वाले नाथूराम के वंशजों से हमको कोई राष्ट्रवाद की उपाधि नहीं लेनी है। देना चाहे कोई तो जिन्ना का जिक्र भी तो आप ही कर रहे हैं। राष्ट्रवाद जिन्ना का जिक्र भी तो आपकी पार्टी ने किया ना, और वो लोग सिखाएंगे। जिन्ना का जिक्र भी तो चुनाव में आपकी पार्टी ने किया ना। जिन्ना का जिन तो आप ही पैदा कर रहे हैं। से सजाएं कराई है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं। ठीक है, आपके जवाब मैं लूंगा शरद त्रिवेदी से। उससे पहले मैं चंद्रेश कुमार के पास जाना चाहूंगा।
क्यों नहीं, क्यों नमस्कार। अरे आप पूरा तो ले चंद्रेश लो। कुमार के पास मैं जाना चाहूंगा। देशद्रोहियों का नाम कपिल नहीं श्रीवास्तव जी, सुनेंगे। आपने कपिल मंच पर श्रीवास्तव जी हमें- शांत हो जाइए सर। आपने चंद्रेश मंच पर कुमार हमें जी। बोलने का आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अभी मैं सभी प्रवक्ताओं की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमको समय भी दें, चाहे ताकि मैं समय विषय देंगे को सर, स्पष्ट लेकिन कर पहला सकूं। सवाल आपसे लेंगे। चंद्रेश कुमार, जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं और अब दौरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होने लगे हैं और लगातार जो दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से जान जोखिम में डालकर, पूरी मेहनत करके, पूरा जान को जोखिम में नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी मेहनत करने के साथ साथ वो वहां नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं ये दौरे उनके, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार रण में कूद मैं चुकी उसी हैं और विषय ये पर- कूदना कहीं ना कहीं मुश्किल में अब आता हुआ नजर आ रहा है। मैं उसी विषय पर आ रहा था। एक आदमी होता है जो रोटी खाता है, एक आदमी होता है जो रोटी बोलता है, एक आदमी होता है जो न रोटी खाता है न रोटी बोलता है। मैंने पूछा ये तीसरा आदमी कौन है? मेरी संसद मौन है, मेरी संसद मौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तीसरे जो लोग मैंने बताया, पूछ रहा था, उसकी ये सरकार है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये किसानों, मजदूरों और युवाओं से इनका कोई लेना देना। किसानों का मुद्दा खत्म तो कर दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने सर। मैंने कहा तो वो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया, क्योंकि वो किसी बिल के विधेयक के बारे में सरकार खुद नहीं जानती थी, क्योंकि उसने बिल बनाया ही नहीं था। बिल तो कारपोरेटर बनाए थे। समझिए बात को। ये भी तो चंद्रेश कुमार बड़ा दिल दिखाया ना प्रधानमंत्री गांधी जी ने, नहीं बड़ा प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। 700 लोगों के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री। आप क्या कह रहे हैं, बड़ा दिल कैसे हो गए? 700 लोगों किसी की गलती मौत को मान हुई है लेना उस और शहादत के आकर बाद। उसको वापस ले लेना, नहीं, उन परिवारों उसको को बड़ा जब दिल तक नहीं न्याय कहेंगे तो मिल क्या जाता, कहेंगे? तब तक प्रधानमंत्री माफी के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री उन 700 परिवारों के दुख के लिए जिम्मेदार हैं, 700 लोगों के हत्यारे हैं। पहली बात सुनिए, बुंदेलखंड की जिक्र हुई और दूसरी बात जिन्ना की हुई। मैं दोनों बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत के निर्माण में बुंदेलखंड ने विपक्षी अपना पार्टियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया किसानों को है। उकसाया, उसके बाद ही तो कांग्रेस होते होंगे ना। पार्टी की सुनिए बात, ये भी सुनिए, लगातार पूरी आरोप होने लगे हैं आप पर कि आपने उनको उकसाया है। पिछले आजादी के बाद शुरू के 32-33 सालों में बुंदेलखंड में औद्योगिक संरचना के विकास में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। लघु और कुटीर उद्योगों की दिशा में हम आगे बढ़े। बुंदेलखंड की समस्याएं, सूखा की समस्या, उत्तर प्रदेश में कितनी पानी की सफलता समस्या हासिल है लगेगी सर उत्तर और प्रदेश के रण में? प्रियंका गांधी जी ने एक मुद्दा वहां उठाया जाकर खाद की समस्या का। बुंदेलखंड में ना उद्योग है, ना सिंचाई की व्यवस्था है और लगातार सूखे से ग्रस्त बुंदेलखंड रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं दिया। आज जब चुनाव नजदीक पर है, सर पे है और ये जानते हैं कि चुनाव में ये बुरी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में हार रहे हैं, तब ये लगातार बुंदेलखंड का दौरा करके लोगों को गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। दौरे तो अब प्रियंका गांधी भी कर रही आने वाली नहीं है। दौरे तो प्रियंका गांधी भी कर रही है, वो भी हार रही दूसरी है। बात सुनिए, दौरे तो प्रियंका गांधी भी कर रही है ना। प्रियंका गांधी जी का दौरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का दौरा लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए है। दोनों दौरा में अंतर है, इसको जान लीजिए। दूसरी बात, आपने जिन्ना की बात की। मैं अपने मंच से, आपके मंच से इस देश को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जिन्ना राष्ट्रद्रोही था, जिन्ना राष्ट्रद्रोही है और जिन्ना राष्ट्रद्रोही रहेगा। और वो लोग जो जिन्ना से किसी भी प्रकार का ताल्लुकात रखते हैं वो भी राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि जिन्ना ने जब 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, सर्वप्रथम सावरकर ने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और ये वो राष्ट्रद्रोही हैं जिन लोगों ने जिन्ना से मिलकर सरकार बनाने का काम किया था और आज ये जिन्ना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय राजनीति जिन्ना पर चलेगा। और आप भी भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहेंगे। अखिलेश यादव भी तो जिक्र कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी तो जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी तो जिक्र कर रही है, राजभर भी तो जिक्र कर रहे हैं। लगातार वो जिन पैदा कर रहे हैं जिन्ना का। उन्होंने जिन्ना को राष्ट्रवादी कहा है तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। आप भी भारतीय जनता पार्टी को ही कोसते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना राष्ट्रद्रोही था, ये साहस है कांग्रेस में, क्योंकि जिन्ना राष्ट्र, अखिलेश यादव ने भी तो बयान दिया है ना जिन्ना के पक्ष में।
राजभर ने भी सुनिए। उनके पक्ष में दिया है कि उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि दोनों दोषी हैं। उन दोनों पार्टियों का भी जिन्ना तो के नाम नाम लीजिए ना, पर इस भारतीय देश में जनता पार्टी को राजनीति अकेले नहीं कोसते होगी। सुन रहेंगे। लीजिए, जिन्ना भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार था और लाखों महिलाओं के बलात्संग का जिम्मेदार था, हजारों लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। सुन लीजिए। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की एक लाडली प्रवक्ता ने कहा कि गांधी के सत्याग्रह से देश को आजादी नहीं मिला। किसानों ने साबित कर दिया कि 1 साल गांधी के मार्ग पर चलकर जेपी नड्डा ने तो कल ही के दौरे में कहा है, मोदी सरकार जेपी के नड्डा ने तो कहा है कि हमें तो महात्मा गांधी याद आते हैं। जेपी नड्डा ने तो अपने दौरे के दौरान कहा है कि हमें महात्मा गांधी याद आते हैं। इनके दो चेहरे हैं, इनके दो सांप, ये दो मुंह वाले सांप हैं। कुछ कोई और कहता है, चुनावी मैदान में कुछ और कहते हैं। कंगना के बयान पर जेपी नड्डा का क्या बयान था? कंगना के बयान पर जेपी नड्डा का क्या बयान था, वो बताएं, स्पष्ट करें। और ये वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, इनका संबंध गांधी के हत्यारे से है, इसलिए ये लोग गांधी का नाम न ले तो अच्छा होगा। ये गांधी द्रोही है। गांधी का नाम लेने का अधिकार सबको है है सर। सबके राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, आप ही के नहीं है। इस तो देश में सब रहते हैं, इस देश के वासी सब हैं और उनके सबके राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। कैसे कह दिए कि ये गांधीवादी है? जिन्ना के साथ तो ये सरकार बनाए थे। जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने स्वीकार किया था और जिन्ना के मजार पर चादर जो है लाल कृष्ण आडवाणी चढ़ाए थे। चंद्रेश जी अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। शरद त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। मैं पहले तो चंदेश जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया है कि इनका किसान प्रेम है और ये किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं इनके मैनिफेस्टो जो है 2019 प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं वो कि जो उसमें मौतें हुई हैं किसानों की, उनके हत्यारे हैं प्रधानमंत्री। उसमें मैं 2 लाइनें सिर्फ इनके मैनिफेस्टो की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समिति और अधिनियम में संशोधन करेगी, जिसमें कृषि उपज और निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त होंगे। हम बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सकेगा। तो ये इनका मैनिफेस्टो है। और एकदम से जब इन्होंने देखा कि जो है किसानों को भड़काया जा सकता है और किसानों को हम सड़क पर लाके अपनी दुकान चला सकते हैं, तो ये इनका जो है वो प्रेम जो है वो पलट गया। और मैं दूसरी आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये जो उद्योगपतियों के खिलाफ हैं हमारे सारे जितने, ये धीरू भाई अंबानी के साथ इंदिरा जी भोजन कर रही हैं। तो ये जो उद्योगपति, जब भाजपा की सरकार होती तो उद्योगपतियों में कांटे लग जाते हैं। और उनके साथ उसका जवाब दे दीजिए सर शरद त्रिवेदी जी। उन किसानों के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री जिनकी मौतें आंदोलन में हुई है। ये सीधे चंद्रेश कुमार आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं समाजवादी पार्टी ने, मैं नाम अमुक व्यक्ति की बात नहीं, मैं नाम बता रहा हूं कि आपके चैनल पे मैं नाम बता रहा हूं कि इन्होंने दादरी में किसानों की जमीन छीन के, और इसमें भाजपा कहीं शामिल नहीं है, किसानों की जमीन छीन के इन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी को वहां पे पावर प्लांट लगाने के दी, जिसको कैंसिल करके बहन जी ने, हम नहीं थे कहीं ना लेने में ना देने में, बहन जी ने पूरे उसको कैंसिल करके किसानों को जमीनें वापस करी हैं। तो ये जो उद्योगपतियों से और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने गलत किया है। धीरू भाई अंबानी देश के उद्योगपति, वो देश में टैक्स देते हैं, उद्योगपति ही नौकरी देता है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है तो ये बुरे हो जाते हैं। जब विपक्ष की सरकार, मैं तीनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। ठीक है चंद्रेश कुमार, मैं आऊंगा आपके पास। कांग्रेस को गरीबों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी सन 74 में खत्म कर दी थी। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो मेरी प्रतिक्रिया जरूर आप ले लेंगे। 40 साल पहले खत्म हो गई थी। चंद्रेश कुमार जी धैर्य रखिए, जरूर प्रतिक्रिया लूंगा आप। बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये जो आप एक और दूसरा जो जिन्ना के बारे में बात हो रही है, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। ने पाकिस्तान में श्रीवास्तव जी, जो पार्टी समाजवादी पार्टी ने धीरू भाई अंबानी को जगह दी थी, लैंड दिया था और कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो लगवाया था, और आप आरोप लगाते हैं कि अंबानी और अडानी की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पेचअप है, आपसे भी पेचअप है सर। हो जाते हैं। और अडवाणी जी के बारे में मैं एक और चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अडवाणी जी ने पाकिस्तान में कहा था, और
जिनको राजनीति में जो कूटनीति का योगदान है वो नहीं पता, उसकी बारीकियां नहीं पता, उस पर कमेंट ना करें। क्योंकि पाकिस्तान, आप जब विदेश जाते हैं कपिल तो श्रीवास्तव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, वो चुनाव लड़ने नहीं कहते। इसीलिए आप आतंकी संगठन तालिबान से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो जिन्ना का सहारा ले रहे हैं। बात यह है कि जिन्ना का कपिल सहारा श्रीवास्तव, ये आवाज आ रही है आप तक? सहारा नहीं ले रहे हैं। आपके जो शफीकुर रहमान अब बर्क आपका साहब हैं, वो खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया, अब तक तानाशाही चलाइएगा। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, कुर्बानी लेने वाले, शरद त्रिवेदी जी, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब देने दीजिए कपिल श्रीवास्तव। कपिल श्रीवास्तव, आपका भी पेचअप है उद्योगपतियों से। खुद के अरे भाई ये देखिए हम आपको बढ़िया चीज दिखा रहे हैं, इसको देखिए सर क्या है ये बताइए। अंबानी जी के पीठ, अंबानी जी का पिक्चर के जरिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, बताइए। अंबानी जी का हाथ प्रधानमंत्री जी के पीठ पर को उद्योग, जब आप ये समझें कि अंबानी जी का हाथ आपके अगर पीएम होते के हैं पीठ तो पर इस तरह से पिक्चर्स तो किसी की भी हो पीएम सकती है, चला रहा कि अंबानी इस तरह से देखो पिक्चर्स तो किसी की भी हो सकती है। उद्योगपति तक ही बने रहने कपिल देते तो कपिल कोई श्रीवास्तव, ऐतराज नहीं था। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर के जरिए आप? तो ऐतराज जरूर होगा। कपिल श्रीवास्तव क्या कहना चाह रहे हैं ये आप? प्रोटोकॉल में है कि एक उद्योगपति एक प्रधानमंत्री के पीठ पर हाथ रखे और प्रधानमंत्री उसकी पत्नी का दोनों हाथ ऐसे पकड़ करके स्वागत करे, दोनों हाथ उसकी पत्नी का भारतीय संस्कृति का उससे क्या आपको नहीं दिखाई क्या अभिप्राय है? अरे आपको और क्या अभिप्राय चाहिए? क्या इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर के जरिए? उद्योगपति का हाथ होगा तो उसका क्या मतलब होता है? आप तो जमीनें दे रहे हैं। आप अगर अपने पिता के पीठ पर हाथ रख के सवाल कीजिए तो क्या मतलब होगा? जमीनें दे रहे हैं, आपने क्यों जमीन? प्रधानमंत्री का पिक्चर अगर किसी के साथ है, प्रधानमंत्री तो सबके साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं, तो उससे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझाते हैं? दोनों हाथ से उनके पत्नी का हाथ पकड़े हुए हैं। ये कौन सी छवि है भारत के प्राइम मिनिस्टर की? तो अपनी बहन का हाथ पकड़ने जिनके वो हो सकती है बहन हो, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो उस पिक्चर को आप? जो एक उद्योगपति का पीठ, ठीक है शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी जवाब लेने दीजिए। किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस पिक्चर को आप? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शर्मानी चाहिए आपको। कपिल श्रीवास्तव क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? ट्वीट की थी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, सीधे बताइए इस पिक्चर के जरिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझते हैं? आपके पास क्या जानकारी है वो बताइए। कि एक शांत, एक महंत, एक धर्माधीश के पीठ पर एक भोगी का हाथ कहां ले जा रहे हैं देश को? गुरु वशिष्ठ के पीठ पर राम जी ने कभी हाथ रखा था क्या? डीएसपी को गोली ले जा रहे हैं? भारत के सारे सनातनी परंपरा को कहां ले जा रहे हैं? खत्म राष्ट्रवादियों आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की छवि पर यह सवाल उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक संत और महंत के पीठ पर भोगी हाथ रखेगा? आप मुझे बताइए आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पीठ पर हाथ रखा इंडिया न्यूज पर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर के जरिए? आप वो बताइए सर। और उस संजय निषाद वो ही समझना चाह रहे हैं तो भगवान आप क्या समझाना चाह रहे हैं? उनके साथ आप क्यों खड़े हैं? जिन्होंने दशरथ जी के प्रत्युत्तर पर सवाल उठाया, राम जी के प्रत्युत्तर पर सवाल उठाया, उनको मां की गाली दी, उनके साथ आप गठबंधन किए हुए हैं। ये कौन सा सनातन धर्म का आप पालन कर रहे हैं? किस राम राज्य की स्थापना चाहते हैं? दशरथ के पुत्र का कि सिंगी ऋषि के पुत्र का? पता है, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा क्लियर करे पहले। इस पिक्चर से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। इस पिक्चर से पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आप। करेंगे प्रधानमंत्री? क्या उनको सदाचार पढ़ा नहीं है? प्रोटोकॉल नहीं पता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? दीजिए जवाब। और मुलायम सिंह क्या कहते हैं? मुलायम सिंह क्या कहते हैं? खेल रही है भारतीय जनता जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते हैं तो मुलायम सिंह क्या कहते हैं? मुलायम सिंह क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं एमजे अकबर 35 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार करो और नरेंद्र मोदी तुम पर एफआईआर नहीं करेगा, यही कहते हैं। में आपके नेता कपिल श्रीवास्तव किसी के परिवार से किसी के पारिवारिक रिश्ते हों और वो उसके साथ पिक्चर क्लिक करा ले तो इसमें कौन सा परहेज है सर? मुलायम सिंह यही कह रहे हैं। इसमें कौन सा एतराज है? आपको एतराज क्या है इससे? तकलीफ क्या हो रही है इससे? आप प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल उठाना चाहते हैं इसको लेकर? आनंद ने जो गृह राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव चर्चा को किस तरफ ले जाना चाहते हैं?
मुझे कपिल आप बताइए। श्रीवास्तव, मैं जानना चाहता हूं, कपिल अरे श्रीवास्तव, मैं तो मैं बता जानना रहा चाहता हूं, हूं IGF इस पिक्चर को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या सोच है आपकी इसके प्रति? कपिल श्रीवास्तव सीधा, कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव पहले शांत हो जाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव आप शांत हो जाइए और पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। इस पिक्चर के जरिए क्या समझाने की कोशिश लगातार आप कर रहे हैं और इस पिक्चर को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या समझते हैं इस पिक्चर के पीछे? क्या किसी से पारिवारिक रिश्ते नहीं हो सकते किसी के? अत्याचार का मामला उठाया क्या था। प्रधानमंत्री इंसान नहीं है? की रिपोर्ट हैदर भाई आपने लिखवाई, कपिल श्रीवास्तव, भाई आपने लिखवाई। कपिल श्रीवास्तव इस हैदर पिक्चर भाई का आपने क्या लिखवाई। क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं आप? तो पूछ रहा हूं कि 35 महिला इस पत्रकारों पिक्चर के का जरिए हाथ आप क्या से समझाने की किया कोशिश था कर रहे हैं? आप इंडिया जवाब में। नहीं देंगे, जो आप भारतीय जवाब जनता नहीं पार्टी देंगे के आप कैबिनेट इस मिनिस्टर पिक्चर पे थे, सवाल तो उठा रहे हैं, उनके जवाब खिलाफ नहीं भी देंगे FIR आप, दर्ज हुई और आपकी हिम्मत है कि आप भाजपा प्रवक्ता जवाब को नहीं देंगे आप। कि ऐसे जैनेंद्र एजेंट अरकवंशी, के खिलाफ FIR क्यों नहीं? जैनेंद्र अरकवंशी जिसके साथ गठबंधन आपके आपने पास किया जवाब नहीं समाजवादी है, पार्टी के भाई। साथ, कब तक कांग्रेस बैठ ने भी करके करके देख लिया उनके सवारी साथ। करोगे? जैनेंद्र अरकवंशी, हैदर भाई एक बार सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए। ये जो गठबंधन आपने किया है इससे पहले कांग्रेस ने भी करके देख लिया उनके साथ, मायावती ने भी करके देख लिया, कुछ फायदा हुआ नहीं, आपको हो जाएगा? जी, कांग्रेस का तो देखिए जनाधार अपने आप में बिल्कुल खत्म है। पिछले 30-32 साल में हमने देखा 89 के बाद से लगातार सीटें भी कम हुई हैं और जनाधार भी कम हुआ है। तो कांग्रेस चाहे किसी क्या के कारण साथ है? भी, क्या कारण समझते हैं आप? कांग्रेस का जनाधार खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने पिछले जो उससे पहले सरकार थी 89 से पहले, उससे पहले लगभग 8-10 साल जो रहे वो काम की जगह, विकास की जगह जो गोरख धंधे थे इधर उधर के, जो जमीन माफियाओं का एक प्रभाव आने लगा था, जो गोरख विकास धंधा का पीछे मतलब छूट क्या गया है? था। गोरख धंधा में क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा इसको स्पष्ट करिए। चंद्रेश जी, मैं आपके बीच में नहीं और बोला था, जब कौन आपका सी जमीन नंबर नहीं, आया कौन तब चंद्रेश जी, बोलिए। चंद्रेश जी, नहीं, कौन सी चंद्रेश जी, जमीन कहाँ क्या आप हुआ आप था, जवाब ये बताइए। दीजिएगा। चंद्रेश जी, मैं जब आऊंगा आपके आपका पास। नंबर आए जैनेंद्र तब अरकवंशी, बोलिएगा। जल्दी ठीक है? जल्दी जवाब, अब जल्दी सवाल कीजिए। जो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि क्राइम रेट बढ़ने लगा था, महिलाओं की इज्जत लुटने लगी थी, तो उसकी वजह से कांग्रेस धीरे धीरे उसी को वजह से कांग्रेस समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, दूसरी बलत्कार चीज, होने लगे थे, कांग्रेस- भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था नहीं, चंद्रेश नहीं, कुमार, नहीं, इसलिए एक कांग्रेस मिनट समाप्त हो गई। हैदर भाई, ठीक है, ठीक है, जैनेंद्र जी जवाब लेने दीजिए। जैनेंद्र जी ठीक है, सवाल आपने खड़ा कर दिया कांग्रेस के लिए, मैं जवाब ले लूं। चंद्रेश कुमार, बलात्कार होते थे, भ्रष्टाचार होता था, इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई। जैनेंद्र अरकवंशी कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों को जवाब दूंगा जो किसानों के ठीक है, संबंध जल्दी में जल्दी कांग्रेस भारतीय जनता से पार्टी के भी जोड़कर इन्होंने और फिर कहा, एसबीएसपी के थोड़ा सा प्रवक्ता का भी समय जवाब दीजिए दीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, और इन्होंने कहा किसानों को लेकर कांग्रेस का चरित्र क्या है। मैं बताना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ तो जमीनें जमींदारों के पास थी, 70% जमीनें 20% जमींदारों के पास थी। हमने जमींदारी उन्मूलन कानून लाया और जमीन का जो वास्तविक हकदार था उसको जमीन देने का काम किया। ये कृषि विधेयक लाकर पुनः जमीन को उद्योगपतियों को देने जा रहे थे, ये हमारे इनमें अंतर है। ठीक है, हमने किसानों के लिए ऋण माफी लेकर आए, और यही नहीं, जब भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चा हुई, कांग्रेस सदन के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को न्याय सुनिश्चित करने का काम किया। हमने संविधान में मौलिक अधिकार दिया, इन्होंने मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये इनमें और हम में अंतर है। हमने एमएसपी दिया, ये एमएसपी खत्म करने जा रहे थे। हमने कालाबाजारी रोका, ये कालाबाजारी बढ़ाने जा रहे थे। हमने मंडियां बनाई, ये मंडियां खत्म करने जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, जैनेंद्र प्रताप जी अरकवंशी साहब ने जो बातें कही, दरअसल में इस समय जो सुहलदेव पार्टी की जो कंडीशन है, इनके नेता की जो कंडीशन है, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 1-2 विधानसभा निकल जाए उसके लिए छटपटा रहे हैं। अभी जिला पंचायत चुनाव में इनके नेता, इनके अध्यक्ष भाजपा के जिला पंचायत सदस्य का प्रचार कर रहे थे। ये कहते नहीं कर रहे थे जो वर्तमान में वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष थे। बीच में ये बसपा के साथ भी जाने लगे थे, सपा के साथ भी गए। तो ये जो है छटपटा रहे हैं और ये जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। सूप तो सूप बोले, अब चलनियों भी बोलने लगी है जिसमें 76 छेद। वाह भाई। दूसरी बात, कपीश जी ने जो फोटो दिखाई और जिस तरह की बातें यहाँ पर चर्चा हुई, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की बातों से सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को बचना चाहिए। बिल्कुल, एक राजनीतिक ये आदर्श बहुत करना अच्छी बात चाहिए। आपने कही।
ये कपिश जी एक लगातार राजनीतिक मैं आदर्श कपिश जी से प्रस्तुत यही करना बात पूछ रहा चाहिए। था, आखिर आप इस पिक्चर के जरिए इनके लिए समझाना क्या चाहते राजनीतिक हैं? आदर ये इस है, पिक्चर जब से ये प्रधानमंत्री क्या को अभिप्राय है ये सर? देखिए, इस तरह की हैदर पिक्चर भाई, किसी की भी हैदर किसी के भाई, भी पारिवारिक रिश्तों के हैदर साथ हो भाई, सकती है। हैदर भाई, मेरी उससे आपका क्या मतलब है? नहीं मिला है, वो आप सुप्रीम मेरा- कोर्ट मुझे में थोड़ा सा हलफनामा समय दे करके दीजिए। माफी मांगे। इन्होंने प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर की उपाधि दी थी और उन्होंने इनको कोयला चोर की दी थी। तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा लेकिन बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी को कोर्ट में और माफी मांगनी पड़ी थी, आपको ये भी पता है? माफी मांगी थी, आपको ये माफी पता मांगी है? थी कि नहीं माफी मांगी थी? हाँ, तो इनको आप भी माफी सबक मांगिए ना, इस सिखाना तरह के चाहिए। सवाल क्यों उठा रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री सबक पर आप? सिखाना चाहते हैं। कपिश जी, इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए। मैं ये बात कह रहा किसी हूं। से भी पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं। इस तरह चंद्रेश की बात पूरी होने दीजिए। कपिश श्रीवास्तव शांत हो जाइए, कपिश श्रीवास्तव आप शांत हो जाइए, चंद्रेश कुमार की बात पूरी होने दीजिए। चंद्रेश कुमार जी बोलिए। तो पूरा कर रहा हूँ। ऐसा है, कपिश श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिश श्रीवास्तव धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, अगर गांधी जी बनना लेकिन- चाहते हैं, लेकिन- तो पहले धैर्य रखिए सर। छोड़ना पड़ेगा। कपिश श्रीवास्तव शांत हो जाइए। छोड़ना पड़ेगा कपिश जी कपिश के इस श्रीवास्तव, बात से मैं सहमत शांत हो जाइए। सकता हूं कि प्रधानमंत्री को कारपोरेट चलाते हैं, इस बात का मैं समर्थन कर सकता हूं। लेकिन एक महिला के संबंध में जो इन्होंने बात कहने की कोशिश की, बिल्कुल मैं नहीं उसकी कही। निंदा करता हूं। बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल ये नहीं इसकी कही निंदा थी। होनी चाहिए और मैंने आपको भी बिल्कुल माफी नहीं मांगनी कही। चाहिए। दूसरी कपिश बात- श्रीवास्तव, आप इस तरह की सोच रख कैसे सकते हैं? इंडिया न्यूज पर इस तरह से बोल कैसे सकते हैं सर? इस तरह से सवाल मुद्दों का है, सवाल मुद्दों का है, इस तरह से बात नहीं कर सकते कपिश श्रीवास्तव आप। कपिश श्रीवास्तव एक पिक्चर को लेकर इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते आप। मुद्दों की बात हो रही है। इंडिया न्यूज पर आपको आमंत्रित किया गया, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं बोलने के लिए, और आप इस तरह की पिक्चर से शुरुआत करते हैं। माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कपिश श्रीवास्तव, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। कपिश श्रीवास्तव, आप भी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ये वही लोग इस पिक्चर के जरिए आखिर समझाना क्या चाहते हैं आप? इस पिक्चर के जरिए आप समझाने की क्या कोशिश कर रहे थे? ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। हाथ रखे हो चंद्रेश जी शांत हो जाइए। हाथ रखे हो। कपिश श्रीवास्तव, इस पिक्चर के जरिए आप समझाना क्या चाहते हैं? क्या आखिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आज भारतीय संस्कृति ठीक का है। अपमान, भारतीय प्रधानमंत्री के पद का अपमान किस तरीके से भाजपा के लोगों के द्वारा इससे क्या अभिप्राय है सर? एक प्रधानमंत्री के इससे क्या अभिप्राय है? पति कैसे हाथ रख सकता है? ये तो करेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं होती है। ये कैसे हो अगर सकता है आपके सर? रिश्ते गहरे हैं, आपके घरेलू रिश्ते हैं, घर के अंदर पर्दे के बीच में निभाइए, पब्लिक डोमेन में नहीं होनी ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे, ये आपकी पार्टी के नेता तय करेंगे, ये आपकी पार्टी के नेता तय करेंगे। शिवपाल यादव लगातार हमें तो नहीं अच्छा लगता। कई डीएम और कई एसएसपी के साथ क्या व्यवहार उनका रहा है, किस तरह से वो करते थे। कांग्रेस कतई ना सिखाए किसी को। दुर्गा शक्ति नागपाल, क्योंकि वो तो खुद सर ही- दुर्गा शक्ति नागपाल, एक एसडीएम के साथ उनका क्या व्यवहार था? इसके अलावा कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए, समाजवादी पार्टी पर कितने आरोप लगे आपके ऊपर सीधी आप बात जानते करें। हैं? आपने क्यों प्रधानमंत्री को आप जानते हैं कितने अधिकारियों के साथ उनका जो व्यवहार रहता था, मनपसंद पोस्टिंग देने का जो व्यवहार रहता था समाजवादी का, वो आप जानते हैं? उसके बारे में बोलिए। मुलायम सिंह यादव कहते हैं अगर बलात्कार हो जाता कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहन के निकलती क्यों हैं? बहन बेटियों की इज्जत। मुलायम सिंह यादव वही सोच आप रखते हैं। मुलायम सिंह यादव जब कोई बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो उनकी सोच ये है, वो कहते हैं इस तरह के कपड़े पहनकर महिलाएं निकलती क्यों हैं, युवतियां निकलती क्यों हैं? प्रदेश में आखिर ये सोच आपकी भी है, ये सोच आपकी सोची समझी साजिश है, और दूसरों पर सवाल उठाने की बात करते हैं आप। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बात करते हैं आप। नहीं, प्रधानमंत्री को कहिए, आप कुछ भी कहिए। जहां से ये परंपरा लेकर के निकले थे, क्या मुड़ जाएंगे क्या? आपके दौर में जब बलात्कार होता था तो मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे वो बताइए। मुलायम सिंह यादव कहते थे किस तरह के कपड़े पहनकर महिलाएं निकलती हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह के बलात्कार होते हैं। भाई मैं तो आप दोषी महिलाओं को ठहराना चाहते हैं। उनका जो दोष करते हैं उनका कोई दोष नहीं है आपकी नजरों में। आपके नेता क्या करते थे सबको पता है सर, और आप इस सोच के साथ प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जवाब ही आप नहीं दिला पा रहे। मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते आप, अपमान किया जा रहा है। आप मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते। मुद्दों पर बात करिए ना सर, मुद्दों पर बात करिए, कितना काम किसने किया है वो बात कीजिए। ये तो साफ दिखाया जा रहा है। ये करैक्टर पर सवाल उठाने बंद कीजिए, तो दूसरे लोगों के करैक्टर पर सवाल उठाने बंद कीजिए और अपनी पार्टी के नेताओं को देखिए। बातें नहीं होनी चाहिए।
अपनी पार्टी के नेताओं को देखिए, वही सोच आपकी है जो मुलायम सिंह यादव बोलते हैं, वही शिवपाल यादव बोलते हैं, वही सोच आपके पास है। 20 सेकेंड हमें चाहिए। ठीक है, एमजे अकबर साहब ने 35 ठीक है, आप शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, आप माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी से कपिल श्रीवास्तव, आपकी जो सोच है जो है वो बहुत छोटी है सर। पीठ पत्रकारिता छोड़ कपिल श्रीवास्तव किसी से हाथ पकड़ के बात कर लेने से आप उसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, जिसने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया। कपिल श्रीवास्तव, आपके नेता क्या कहते हैं बलात्कारों पे सबको पता है। बताते क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी आपके दौर में होती थी वो सबको पता है। मैं तो पूछ रहा हूं, शिवपाल यादव किस तरह से मनपसंद पोस्टिंग देते थे ये भी सबको पता है। दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ क्या हुआ ये भी सबको पता है, सबको पता है। कपिल श्रीवास्तव, सबको पता है। समाजवादी का जो स्तर है, जिस तरह से वो काम करते हैं, सबको पता है। और 2022 में सबको पता चल जाएगा। कुछ पत्रकारिता में अगर आप 2022 में सबको पता चल जाएगा। कितनी पत्रकारिता कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। आप माफी तो मांगेंगे नहीं, इस तरह के सवाल आप प्रधानमंत्री पर उठाते हैं। 35 महिला पत्रकारों, शांत हो जाइए अब, शांत हो जाइए अब। कपिल श्रीवास्तव बिल्कुल शांत हो जाइए अब। आप क्या एमजे अकबर मुद्दों की बात कीजिए, हैदर भाई, मुद्दों की बात कीजिए, अपने काम गिनाइए। एमजे अकबर को बचा रहे। कपिल श्रीवास्तव, शांत हो जाइए अब। कपिल श्रीवास्तव, चंद्रेश जी रिएक्शन देना चाहते हैं, शांत हो जाइए। चंद्रेश जी बोलिए। ऐसा है, इन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की। जैनेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। जैनेंद्र जी शांत हो जाइए, आऊंगा आपके पास। इन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की महिलाओं के संदर्भ में। कपिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति कहती है यत्र पूजन्ते नार्या रमन्ते तत्र देवता। सही बोलना, किसी भी महिला के ऊपर किसी भी प्रकार का अपमान या देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका चाल और आप नहीं बैठे हैं। इस तरह के सवाल उठाने बंद कीजिए कपिल जी, मुद्दों की बात कीजिए। कपिल श्रीवास्तव, पहले आप शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शांत हो जाइए। आपने जो गलत सवाल यहाँ नहीं उठेंगे, ये इंडिया न्यूज है। गलत तरह की बातचीत यहाँ नहीं होगी। और जिसी के वजह से पूरे गलत मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप। मुद्दों की बात कीजिए, काम की बात करिए, जनता के हित की बात करिए, जनता के कामों की बात कीजिए ना। कपिल श्रीवास्तव, जनता को जिन चीजों से फायदा होगा वो बात कीजिए। बेवजह आप सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जो कीचड़ उछाला था, आज वही कीचड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी से सवाल का जवाब लेने दीजिए। चंद्रेश जी, सभी लोग शांत हो जाएं, सभी लोग शांत हो जाएं। चंद्रेश कुमार शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। शांत हो जाइए सर, आप शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए ना। और मुझे आप बताइए, कपिल श्रीवास्तव, आप अपने परिवार की, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर, शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, शर्म नहीं आ रही आपको? कपिल श्रीवास्तव, भाजपा ने साठगांठ कर ली है। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। और चंद्रेश जी, आप भी शांत हो जाइए। चंद्रेश जी, कपिल श्रीवास्तव, जो चंद्रेश जी की पार्टी लेकर के आ रही थी, हम लोगों ने रोका था उसको। आपको धैर्य नहीं रखना आता सर। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी जैसे आप करना चाह रहे हैं। ऐसे मुद्दे नहीं रखे जा सकते। कपिल श्रीवास्तव, ऐसे मुद्दों की बात नहीं होगी। चर्चा आप किस और ले जाना चाह रहे हैं? चर्चा को किस और ले जाना चाहते हैं कपिल श्रीवास्तव? कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव कौन, किस और चर्चा को ले जाना चाहते हैं? भाई, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि चंद्रेश जी की पार्टी ही तो ये बिल लेकर आई। संयम रख के पूछिए, संयम रखिए ना, संयम रख के पूछिए, धैर्य से पूछिए। जा रहे हैं क्या? धैर्य नहीं है क्या आपके अंदर? इनसे पूछिए ना, पूछ तो लीजिए एक प्रश्न। मैं प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आप लगातार चर्चा में ऐसे बात करेंगे तो ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। और किस और चर्चा ले जाना चाह रहे हैं आप? साहब के साथ आप ये खड़े हैं क्या, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले? किसके साथ? यार क्यों नहीं है? किसके साथ? एमजे अकबर साहब के साथ। क्या क्या सवाल क्या है? क्या पूछना चाहते हैं?
सवाल ये है कि 35 महिला पत्रकारों के साथ बलात्संग का आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है? मीटू तो आपने भी देखा होगा। मुलायम सिंह यादव क्यों बयान देते थे अपने दौर में? महिलाओं महिलाओं का जो बलात्कार होता था, क्यों नहीं? कपिल श्रीवास्तव, पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए सर, पूछना है, पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपसे सवाल करने के लिए बिठाया गया है। जवाब देने दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, मुलायम सिंह यादव आखिर बलात्कार के दौर में, महिलाओं का जो बलात्कार होता था उस दौर में ये क्यों कहते थे कि जो बलात्कार हुआ ये महिलाओं की गलती थी? वो ऐसा ड्रेसिंग करती हैं कि उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। अरे आपके पास पीसीआर का अगर कोई हो तो आप दिखाइए मुझे। क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ, हैदर भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं। इंडिया न्यूज पर चैलेंज कर रहे हैं सर आप। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, और हम लगातार हमने दिखाया है के खिलाफ खड़े हो भाजपा जो होता था वो हमने दिखाया है। कितना भारतीय जनता सब कुछ है सर हमारे पास, और जिस तरह से वो बयानबाजी करते थे वो सब सामने है। आगे बढ़िए। इस तरह की बात मत कीजिए, किसी के कैरेक्टर पर सवाल मत उठाइए, मुद्दे की बात कीजिए। कपिल श्रीवास्तव, मुद्दे की बात कीजिए, जो जनता के हित की बात है वो कीजिए, नहीं तो 2022 फिर मुश्किल हो जाएगा इस तरह की बयानबाजी से आपको। बलात्कार अगर एमजे अकबर ने किया तो क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे, आप लगातार कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। आप काम की बात कीजिए। और हम अगर पूछ दे तो हाय तौबा मचा दे, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या आखिर कहना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री पर आप सवाल उठाना चाहते हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना चाहते हैं? आप भाजपा से प्रश्न कर, निष्पक्ष तो प्रश्न कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, आप प्रधानमंत्री पर क्या सवाल उठाना चाहते हैं ये बताइए। इस फोटो के जरिए, इस पिक्चर के जरिए आप ये कहना चाहते हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना चाहते हैं। जिनके साथ भाजपा के मंत्री एमजे अकबर ने बलात्कार किया था और उनका ये सारी रिकॉर्डिंग पे है मीटू के अंदर, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर के पद से तो हटा दिया गया, लेकिन एफआईआर उनके विरुद्ध क्यों नहीं दर्ज की गई? उनको सजा क्यों नहीं दी गई? ये तो पूछ रहा हूँ, पूछ लीजिए। शरद त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं, और अब ये व्यक्तिगत हो गया। संस्कृति एमजे अकबर पे बताइए, दूसरी बात पे मत जाइए। उसके ऊपर हमें श्रीवास्तव जी से मेरे भाई श्रीवास्तव जी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अब ज्ञान नहीं दे रहे भाई। एफआईआर जो है 154 सीआरपीसी का मामला है और ये भारतीय संविधान का हिस्सा है। आप मुझे बताइए उनके खिलाफ आखिर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? कपिल श्रीवास्तव जी, आप इतने लर्नेड हैं। कपिल श्रीवास्तव, आप जवाब नहीं दे रहे। शरद त्रिवेदी जी, इनसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। अरे ज्ञान नहीं लेना है, हमारे उत्तर देना है। सर, हम बहुत छोटे आदमी, हम ज्ञान। तो शरद त्रिवेदी जी, आप चर्चा में जुड़े, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कपिल श्रीवास्तव, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। चंद्र कुमार सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैनेंद्र अर्कवंशी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा, और लगातार जिस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं, किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, इस तरह के बातचीत ना की जाए तो बेहतर है। मुद्दों की बात की जाए, जनता के हित की बात की जाए चर्चा में, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।